Hi friends, very good morning all of you. I am Ashutosh. Welcome to you all in our academy, A Square Academy. Friends, आज स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.4 जिसमें हम लोगों को पॉलिनोमियल्स के वैल्यू फाइंड करनी है और ये कैसे फाइंड होगी उसके बारे में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, सेशन को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि ये कंटेंट सबके पास तक पहुंच सके। और जितने भी लोग नए जुड़े हैं हमारे साथ, आज हमारे चैनल पर नए लोग आए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मेरे साथ में प्रैक्टिस सेट 3.4। आपको पता है लास्ट टाइम में हम लोगों ने चैप्टर पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था जिसमें मैंने कई सेशंस पिछली बार में लिए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इन पॉलिनोमियल्स के बारे में नहीं जाना है या नहीं सीखा है कि पॉलिनोमियल्स क्या है तो आप लास्ट सेशंस को देख सकते हो। चैनल्स के प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो आज हम लोग इसी के आगे वाले सेशन में डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को 3.4 के अंदर कैसे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और क्या क्या हमें सीखना है। चलो देखते हैं प्रैक्टिस सेट 3.4। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पर। पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या होती है हमें ये डिस्कस करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कहूँ कि आपके पास में एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जैसे मैंने कहा px, यहाँ px क्या होता था मैंने आपको लास्ट टाइम में भी बताया था। ये p जो है वो एक फंक्शन है। फंक्शन किसका है? फंक्शन ऑफ x है। मीन्स अगर ब्रैकेट में x लिखा है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो फंक्शन आएगा वो सिर्फ और सिर्फ x में आएगा, ठीक है। देखो कहीं भी y z वेरिएबल मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है ना। इसका मतलब ये जो px लिखा है वो सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन होगा और किसी चीज का नहीं। अच्छा, ये एक पॉलिनोमियल लिख लिया। ये कौन सा पॉलिनोमियल है? ट्राइनोमियल है। आपको पता होगा ना, 3 पार्ट है इसमें, 1 2 3, तो ये क्या हो गया? ट्राइनोमियल हो गया। अच्छा, इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो मैंने कहा इसकी वैल्यू बताने के लिए सर आपको इसको ना एक x की वैल्यू लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर x जब तक नहीं रखोगे तब तक इसकी वैल्यू फाइंड नहीं होगी। सपोज अगर हम लोग x इज इक्वल टू 1 लेते हैं, ठीक है। सपोज करते हैं कि x इज इक्वल टू 1 लिया, तो x की जगह पे जहां जहां x है ना वहां क्या कर देना है? 1 पुट कर देना है। और जो सॉल्यूशन बनकर तैयार होगा वही क्या होगा? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां पर 1 स्क्वायर पुट करूं, यहाँ 1 5 इंटू 1 प्लस 2 कर दिया तो कितना हो गया? 1 प्लस 5 प्लस 2 मीन्स 8। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कितना ये बनकर तैयार हुआ स्टूडेंट्स? 8 तैयार हुआ। तो यही पूरा डिस्कशन हम लोगों को आज के चैप्टर में करना है। चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज में हमसे क्या क्या बोला गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें ज़्यादा जानने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अब देखो एक्सरसाइज में हमें क्या क्या सीखना है। तो एक्सरसाइज हमसे ये कहती है कि फॉर x इज इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे ये कहा गया है x इज इक्वल टू 0 के लिए आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। सो अगर मैं कहूं कि एक फंक्शन दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, सो आप समझ गए होंगे कि x की वैल्यू कितनी लेनी है? 0 लेनी है। तो ऐसा बुक में कहा है, हमने अपनी तरफ से नहीं लिया इस बार। हाँ, ये क्वेश्चन है बेटा। तो ये हमने रख दिया यहाँ x की जगह पे 0। यहाँ हो गया 0 स्क्वायर 5 इंटू 0, मतलब यहाँ पर आ गया 5। तो ये हो गया 0 माइनस 5 प्लस 5। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर माइनस 5 लिखा है, ये प्लस 5, सॉरी ये एक मिनट, ये 5 नहीं, यहाँ पर आ जाएगा 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। और ये दोनों तो हट गए, मतलब इनका कोई काम नहीं रहा। ये क्या हो गया? 5 आ गया। मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 0 इज 5। ओके, इसी तरह से आगे की वैल्यू सॉल्व कर लेनी है। जैसे कि हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 में बोलते हैं कि आपको py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 3√2y प्लस 1 दिया हुआ है। अब आपको फाइंड करना है 3√2 पर वैल्यू। मतलब इन्होंने ये कहा कि p 3√2 पर वैल्यू बताओ कितनी आएगी। इन्होंने ऐसा पूछा है हमसे। आप जरा देख कर बता सकते हैं कि यहाँ y की जगह पे क्या रिप्लेस करा दिया इन्होंने? 3√2 रख दिया। तो हम लोग भी यही करेंगे, पूरी इक्वेशन में 3√2 पुट कर देंगे।
माइनस ये 3√2 वैसे ही रहेगा, y की जगह पर एक और 3√2 आ जाएगा और प्लस में क्या आ गया 1 आ गया। आप देखोगे 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, तो हमने यहाँ क्या कर दिया 9, √2 का स्क्वायर √2 होता है, माइनस 3 3 = 9 और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है। सारी चीजें मैंने लास्ट सिलेबस में बता रखी हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज ऐसी ना समझ में आ रही हो, आप पिछला सेशन उठा के देख सकते हो, ठीक है, वहां पर मैंने इन सब चीजों के बारे में डिस्कस किया है। 9 2 = 18, 9 2 = 18 प्लस 1 मीन्स प्लस 18 माइनस 18 कैंसिल हो गया, यहां बच गया 1। पॉलिनोमियल ऑफ p 3√2 की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है। बताओ यहां तक क्लियर हुई बातें। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इससे ज्यादा इजी अब कुछ भी नहीं मिल सकता है आपको। अगर आप इससे भी ज्यादा क्वेश्चन इजी ढूंढ रहे हो तो अब इसमें नहीं मिलने वाला स्टूडेंट्स। अब जितना भी मिलना था इजी, अब इससे ज्यादा इजी नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा है, थर्ड क्वेश्चन है, pm वैल्यू दे रखी है m³ 2m² - m + 10। फिर से उसी तरह से काम करना है और कुछ भी नया पोर्शन नहीं दिया है। देखो कैसे करना है। तो इन्होंने कहा m³ + 2m² m³ + 2m² - m + 10 दिया हुआ है, ठीक है, और बोला है देन फाइंड द pa + p - a = क्या आएगा। तो इन्होंने कहा ये दिया है pm, ये क्या दे दिया pm दे दिया। फिर बोलते हैं कि यहां पर आप हमें बताइए कि pa + p - a की वैल्यू क्या होगी। क्या होगी स्टूडेंट्स, बता सकते हो क्या। तो देखो 1 by 1 हम लोग फाइंड करेंगे। पहले हमें pa चाहिए तो हम लोग pa निकाल लेंगे। pa कैसे आएगा, हमने यहां m की जगह पे रख दिया a, तो ये हो गया a³। 2m की जगह पे क्या रखना है a रखना है, तो यहां आ जाएगा a² - a + 10। तो ये क्या बन के तैयार हो गई इक्वेशन, a³ + 2a² - a + 10 हो गया स्टूडेंट्स। तो आपको a की इक्वेशन मिल गई होगी, ठीक है। अब चलते हैं p - a पर, क्योंकि उसकी भी तो जरूरत पड़ेगी, जोड़ना है ना हमको, इन दोनों को तो जोड़ना है। तो आप लोग क्या करोगे, p - a फाइंड करो। p - a जैसे ही फाइंड करोगे -a का क्या करोगे होल³ + -a होल स्क्वायर - a m की जगह पे +10। सबको समझ में आ रहा है कैसे वैल्यू पुट कर रहे हैं। जहां m³ था वहां -a रख दिया और उसका a³ हो जाएगा, यहाँ क्यूब आ जाएगा। फिर उसके बाद में 2a² मतलब m² था तो m की जगह पे -a रख दिया, फिर उसका स्क्वायर, और फिर आगे -m था तो माइनस तो हमने क्वेश्चन से ले लिया और m जो था वो हमने अपनी तरफ से -a रख दिया। +10 क्वेश्चन से आया है, ठीक है। चलो अब इसको देखो, आप जैसे ही ओपन करोगे तो यहाँ पर आपके पास में ऑड पावर है, और निगेटिव वैल्यू की जब भी ऑड पावर होती है तो आंसर भी निगेटिव आता है, मतलब यहाँ पर निगेटिव आएगा और a³। फिर देखो जब पावर इवन हो जाती है तो वहाँ पर पॉजिटिव आंसर आता है। और अगर मैं समझाऊं तो -x जैसे लिखा है, तो अगर इसकी पावर ऑड है तो आंसर भी निगेटिव आएगा, और अगर इसी की पावर इवन है तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। ओके स्टूडेंट्स, इवन पावर पर पॉजिटिव और ऑड पावर पर निगेटिव आंसर मिलता है। तो -a + 10। आप बताओ मुझे, क्या इस इक्वेशन को और सॉल्व कर सकते हैं, नहीं ना। तो अब इतनी ही इक्वेशन हम रखेंगे और अब चलते हैं आगे। हमारे लिए इन्होंने क्वेश्चन क्या बनाया था कि +p - a कितना आएगा ये बताओ, सॉल्यूशन करो। तो चलो देखो इसको कैसे करना। pa रखो पहले, pa कितना आया a³ + 2a² - a + 10। फिर प्लस का साइन लगाते ही p - a रखो, ये रहा pa - a। जैसे ही रखोगे तो -a³ + 2a² - a + 10 ब्रैकेट। फिर उसके बाद में अब जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करोगे, ये प्लस का मल्टीपल सबके साथ में होगा तो साइन चेंज नहीं होगा, माइनस होता तो साइन चेंज हो जाता, राइट। तो क्या आएगा -a³ + 2a² + a + 10। जरा सोच के बताओ कौन कौन सी वैल्यूज कट रही हैं। देखोगे तो +a³ - a³ कैंसिल आउट, और क्या कटा बेटा
तो माइनस ए प्लस ए कैंसिल आउट। फिर से समझो क्या हो रहा है, माइनस टू प्लस 2a² प्लस 2a², दोनों में ही a² है। और मैंने अभी प्रैक्टिस सेट 3.2 में एडिशन सब्ट्रैक्शन सब सिखाया ना पॉलिनोमियल का, जो सेम होते हैं a² तो वो ऐड हो जाएंगे, मतलब 2 और 2 4a² आंसर आ गया। और साथ ही साथ में ये 10 और ये 10 कितना हो गया 20। तो ये हो गया आपका एग्जैक्ट आंसर स्टूडेंट्स। बताओ समझ में आई बात यहाँ तक? तो यही आपका क्या है आंसर हो गया, बस सॉल्यूशन कंप्लीट। ओके, समझ में आ गई बातें यहाँ तक? आई होप आपको ये पूरी की पूरी चीजें खत्म हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 4 बचा है स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 को आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर लो। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको ना खुद से सॉल्व करवाना है, और अगर आंसर आता है तो भी मुझे बताना है, और नहीं आता है तो भी मुझे बताना है। कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो आप कि आपके साथ में कैसा सॉल्यूशन आया है। राइट फ्रेंड्स, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हमारी एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट। एक्सरसाइज में सिर्फ 4 ही क्वेश्चन दिए हुए थे, और उसके बाद में जो 4th वाला क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इजी है, उसमें कुछ भी नहीं करना है, बस 2 रख देना है हर पूरी पॉलिनोमियल में, और जो भी आंसर आएगा वही आपका सॉल्यूशन। ओके फ्रेंड्स, तो समझ में आ गई यहाँ तक। अब चलते हैं आगे की चीज़ों पर। आगे हमारे पास क्या क्या है जरा उनको समझते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप लोग पढ़ोगे रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके आप लोग वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करोगे। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू हम लोग वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बताएंगे कि वहां पर कैसे हमारा काम करता है। अच्छा, या फिर यूं समझो कि रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके हम लोग उल्टा बोल दें इसका कि रिमाइंडर बताया जा सकता है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम में कैसे यूज होगा जरा मैं आपको इसको एक एग्जांपल के टाइप समझाता हूं तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने डिवाइड सीखा था पॉलिनोमियल का। 3 टाइप के डिवीजन मैंने बताए थे। एक तो नॉर्मल वाला जो हम लोग बचपन से करते आ रहे थे, दूसरे का मैंने नाम बताया था सिंथेटिक डिवाइड, फिर उसके बाद मैंने कहा था लीनियर मेथड डिवीजन मैंने आपको सिखाया था। राइट, तो अब जैसे मैं कह दूं कि x³ प्लस x प्लस 3 ये आपके पास में एक पॉलिनोमियल है, और इसको डिवाइड करके दिखाना है x प्लस 1 के साथ में। तो काफ़ी सारे तरीके हैं ना कि आप इसका रिमाइंडर बता सकते हो। इसका सॉल्यूशन करा दो, जो भी रिमाइंडर आया वो हो गया। सॉल्यूशन कराने के लिए आप सिंथेटिक मेथड अप्लाई कर सकते हो, लीनियर मेथड अप्लाई कर सकते हो। अब एक और चलेंगे, हम लोग रिमाइंडर थ्योरम सीखेंगे कि रिमाइंडर बताने के लिए रिमाइंडर थ्योरम कैसे यूज की जाती है। ये हो जाएगा रिमाइंडर थ्योरम के लिए क्या अप्लाई करना है बेटा, आपको पता है ये क्या चीज है, इसको आप बोलते हो डिविडेंड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ये होता है हमारा डिविडेंड। जिससे डिवाइड किया जाता है उसको बोला जाता है डिवाइजर। सबको पता होगा ये बात। लास्ट टाइम के सेशन का जो क्वेश्चंस थे वो सब इन्हीं पर डिपेंड कर रहे थे, तो सबको पता हो गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं। देखो यहाँ पे काम क्या करना है। रिमाइंडर थ्योरम जब भी आप अप्लाई करोगे तो वो अप्लाई करोगे किस लिए? रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई किया जाता है रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। तो कैसे अप्लाई किया जाता है? यहाँ पे जो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आप अगर लेट करते हो, डिवाइजर जो है, ठीक है, या तो लेट करके देख लो, या तो आप डायरेक्ट समझ सकते हो कि x इज इक्वल टू आएगा -1। ऐसे समझो कि अगर यहाँ +1 लिखा है तो माइनस लेना पड़ेगा x की वैल्यू, और अगर माइनस लिखा होता तो हमें उसका अपोजिट प्लस लेना पड़ता, जैसे कि हमने आपको सिंथेटिक मेथड में बताया था। ठीक है, तो वैसे ही काम यहां पर भी करना है। अच्छा, ये x की वैल्यू 1 जब हम ले लेते हैं तो इसका काम क्या करना है? अब आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। अभी अभी पढ़कर आए हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकाला जाता है। ये आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है, सपोज करो px दिया हुआ है। px कितना है? px आपको दिया हुआ है x³ प्लस x प्लस 3। राइट स्टूडेंट्स, अब आपको यहां यह समझना है कि यहां पर जरा समझो -1 रखा हमने जैसे ही, तो ये हो गया -1 का क्यूब। राइट, फिर उसके बाद में क्योंकि हमने x की वैल्यू कितनी ली है? -1 ली है। फिर यहां पर -1 प्लस 3 आप देखोगे, ये हो गया -1 प्लस 3, तो कितना आ गया? -2, और प्लस 3 तो आ गया +1। मतलब हम लोगों का जो रिमाइंडर बनेगा वो बनेगा 1। बताओ स्टूडेंट, समझ में आया?
रिमाइंडर हमने डायरेक्ट रिमाइंडर बता दिया रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके। रिमाइंडर थ्योरम को ऐसे ही अप्लाई करना है और कोई तरीका नहीं रिमाइंडर बताने का, ठीक है। बाकी तरीके हैं, डिवाइड करके देखने के तरीके अलग हैं, बट रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको डिवाइजर से एक एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है, वही एक्स की वैल्यू पॉलिनोमियल में रख देनी है, जो भी आंसर आएगा वही वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल रिमाइंडर बनाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, चलते हैं। अच्छा ये कंफर्म करो कि ये क्या सच में रिमाइंडर ही है, सच में रिमाइंडर है क्या? तो कैसे कंफर्म करते थे? हम लोग शॉर्टकट वाला, मतलब जो छोटा वाला मेथड होता था सिंथेटिक मेथड, उसको जरा अप्लाई करते हैं, है ना। तो कैसे अप्लाई करते थे कल तक हम लोग सिंथेटिक मेथड? मैंने कहा था आप इसको क्या करो, स्टैंडर्ड बना लो सबसे पहले। तो एक्स क्यूब लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर वाला तो है नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर वाले का कितना 0 आ जाएगा, और एक्स वाले का कोफिशिएंट 1 और बाकी बचा 3। फिर मैंने कहा था आपको फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो बनानी होती, तो हमने यहाँ पर ऐसे बना दिया। ये सिंथेटिक मेथड सिखा रहे बेटा। तो इनका कोफिशिएंट ले लिया, यहाँ पर x की वैल्यू वो लेनी होती थी कि जो x के साथ में लिखा है +1, तो फिर -1 लेना पड़ता था, और उस चीज को हम लोग लिखते थे यहाँ पर, राइट। फिर उसके बाद हम क्या करते थे, 1 को नीचे नोट करते थे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आएगा, और प्लस कर दो बेटा, तो कितना आ गया -1। फिर -1 को इससे करोगे तो आ जाएगा क्या, +1 आ जाएगा हमारे पास में, और जैसे ही +1 करोगे तो 1 और 1 कितना होता है, 2 हो जाता है। 2 को फिर से आप -1 से करोगे तो -2 आ जाएगा, और जैसे ही इसको प्लस करोगे तो आ जाएगा 1, और ये जो लास्ट का नंबर आता था यही तो रिमाइंडर होता था। कितने बच्चों को याद आ गया कि यही रिमाइंडर होता था जो लास्ट में नंबर लिखा रहता था, जो सॉल्व होकर आता था। तो देखो ये सिंथेटिक मेथड से रिमाइंडर निकाल के दिखाया हमने, और ये हमने निकाला रिमाइंडर मेथड, रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू। तो ये सब बातें हैं जो आपको याद रखनी है कि रिमाइंडर थ्योरम कैसे अप्लाई करनी है, सिंथेटिक मेथड कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको अब एक्सरसाइज के अंदर मिलने वाली हैं, तो ये आपको जरा ध्यान में रखना चाहिए। चलो अब आते हैं, जरा देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम अगर समझ में आ गई हो तो अब चलते हैं जरा आगे और समझते हैं बुक के अंदर और क्या क्या चीजें हमें दी गई हैं। स्टूडेंट जितनी भी थ्योरी बता रहा हूं सबको बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि अभी सब की सब चीजें हमारा एक्सरसाइज में अप्लाई करेंगी। ओके चलो आगे देखते हैं। तो अब इन्होंने कहा है फैक्टर थ्योरम क्या होता है स्टूडेंट्स। अब हम आपको एक बात बता देते हैं फैक्टर थ्योरम क्या है। जैसे कि अगर मान लो हम ऐसा कह दें कि एक x-1 जो है ना, ऐसे समझो एक पॉलिनोमियल था px इज इक्वल टू x³ प्लस x प्लस 5 समथिंग ऐसे कुछ था, ठीक है। अगर इसका फैक्टर हम लोग देखें कि अगर ये डिवाइड हो रहा है x-1 से, किससे डिवाइड करना है इसको, x-1 से, तो इसको एक बार इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। तो क्या होगा फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग, यहां पर ये जो x-1 है ये इसका एक फैक्टर बन जाएगा जब क्या होगा, इसका आंसर डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आ जाए। जब इसका आंसर डिवाइड करने से रिमाइंडर कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो समझ जाना ये इसका क्या आएगा, एक फैक्टर आएगा। ये कहानी समझ में आई। अगर ऐसे नहीं समझ में आई तो ऐसे समझो कि यहां पर जिस चीज से डिवाइड करने जा रहे हो, किससे, x-1 से, अगर x-1 रखकर, मतलब ये समझो कि x-1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अगर इसको रखने से वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 हो जाता है तो ये जो होगा इसका एक फैक्टर होगा। आई बात समझ में। फैक्टर थ्योरम से हम फैक्टर फाइंड करेंगे, और वो फैक्टर कैसे फाइंड होगा, दो तरीके बताए कि अगर इसको डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आ जाता है तो भी ये इसका फैक्टर है। अगर वो अच्छा नहीं लगता है, रिमाइंडर फाइंड करना अच्छा नहीं लगता है, तो डायरेक्ट क्या करो, x की वैल्यू यहां से निकालो। कैसे, -1 था तो +1 निकाला और उसको उठाकर इसमें रख दो, पॉलिनोमियल में पुट कर दो, और तब चेक कर लो क्या 0 आ रहा है। अगर आ रहा है तो ये जो वैल्यू दी गई है वो क्या है, इसका एक फैक्टर है। स्टूडेंट्स क्लियर इतनी बात। तो फैक्टर थ्योरम में यही आपको समझना था, फैक्टर कैसे निकाला जाता है, ठीक। अब आ जाओ आपको करके दिखाते हैं प्रैक्टिकली कि हम लोगों को और क्या क्या चीजें इसमें करनी चाहिए। एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज में जितनी भी बातें हैं, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, दो ही तो थ्योरम मिली इस वक्त, फिर रिमाइंडर थ्योरम कैसे निकालनी है और फैक्टर थ्योरम कैसे निकालनी है, दोनों के बारे में बात करेंगे। आ जाओ तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस सेट 3.5 को।
ये लो, ठीक है। देखो बारी बारी हम लोग सारे मेथड अप्लाई करेंगे और समझेंगे क्या क्या हमें करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की फिर से वैल्यू फाइंड करनी है यूजिंग गिवन वैल्यूज फॉर एक्स। एक्स की जो वैल्यूज दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग। तो हमने कहा एक पी एक्स मान लो जो पॉलिनोमियल है वो दिया गया है 2x माइनस 2x क्यूब प्लस 7, यही दिया है स्टूडेंट्स। बुक आपके पास है सबके पास, तो ये आपको मिल जाएगी पॉलिनोमियल। अच्छा x की वैल्यूज क्या क्या दी गई हैं? सबसे पहले इन्होंने दिया है पुट x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू आपको 3 करना है। तो आप देखोगे P3 की वैल्यू निकालेंगे, क्यों? क्योंकि x की जगह पे 3 पुट कर देना है। तो जरा पुट करो, 2 इंटू 3 माइनस 3 क्यूब प्लस 7, तो आप देखोगे 2 3 6 माइनस 2 इंटू 27 प्लस 7। सो आप आगे भी देख सकते हो। अच्छा मैं इसको डायरेक्ट ऐड कर दूं, 6 और 7 कितना हो गया 13 माइनस 54, और आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 41। तो P3 कितना आ गया 41, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 41। ओके, यहां तक बातें समझ में आई कि नहीं आई बताओ? क्लियर है? तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल भी यही आएगा, और अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में बोलूं तो यही इसका रिमाइंडर भी होगा बेटा। हाँ, रिमाइंडर भी होगा। क्यों? क्योंकि हमने x की वैल्यू 3 रखी, और अगर x माइनस 3 से आप इस चीज को डिवाइड कराओ ना तो रिमाइंडर आएगा 41। रिमाइंडर थ्योरम भी तो ऐसे ही अप्लाई कराई जाती है, जो x की वैल्यू होती है उसको रखवा दिया जाता है और वही हमारा रिमाइंडर बनाता है। तो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के बातें वही हैं। और साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं, अच्छा ये नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू रखने से ये 0 नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये इसका एक फैक्टर नहीं होगा। फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग ये इसका फैक्टर नहीं होगा। अगर ये 0 हो जाता तो फैक्टर हो जाता। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम भी यही समझते चलते हैं, कौन किसका फैक्टर है कौन किसका नहीं। अच्छा दूसरे क्वेश्चन में इन्होंने ये कहा कि पुट x इज इक्वल टू -1। ओके, तो कैसे पुट करना है जरा समझो। p -1 करेंगे, x की जगह क्या करना है -1, तो 2 - 1 माइनस 2 -1 क्यूब प्लस 7। राइट स्टूडेंट्स, तो इतनी बातें अगर समझ में आ गई तो अब आपको पता होगा कि -2 इंटू -1 हो जाएगा ये, क्योंकि क्यूब करोगे तो निगेटिव आंसर ही आएगा। ये हो गया +7, और सॉल्व करा लिया जाए तो -2 माइनस माइनस +2, और ये हो गया +7। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो मतलब p -1 की वैल्यू कितनी बच गई 7 बच गई। स्टूडेंट्स बताओ, तो ये हो गया p -1 पर कितनी वैल्यू आ गई 7। और अगर हम ये कहें कि 7 ही इसका क्या है रिमाइंडर है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। क्यों? क्योंकि x -1 पर डिवाइड कराया तो x + 1 जो होगा इसका एक डिवाइजर बनेगा, और x + 1 पर अगर आप चेक करोगे तो रिमाइंडर यही आएगा। आप चाहे करके देख सकते हो इस फैक्टर के लिए। ओके फ्रेंड्स, यहां तक समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 पार्ट हो चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पर और समझते हैं नेक्स्ट के लिए हमें कौन कौन सी कंडीशंस और कौन कौन सी चीजें हमें दी गई हैं। चलो आ जाओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग। देखो क्वेश्चन जो है नेक्स्ट पार्ट जो हमको दिया गया है 3 वाला पार्ट जो है वो है x = 0 पर आपको फाइंड करना है पॉलिनोमियल की वैल्यू। तो वो क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, ठीक है, बहुत इजी है। जैसे मैंने 2 पार्ट करके दिखाए वैसे ही आपको कर लेना है। अगर नहीं आता है तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। जितने भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है क्वेश्चन करने में, आप हमसे बता सकते हो सर ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ है, इसका सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसका सॉल्यूशन आपको वहां पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप पिक खींच कर देख सकते हो कौन सा क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, हम उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। फिर उसके बाद में बात करते हैं, अच्छा टेलीग्राम का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा वहां पे 2 टाइप के लिंक मिलेंगे आपको, एक चैनल का है और एक ग्रुप का है। तो आप लोग ग्रुप में आकर हमसे डिस्कशन कर सकते हो। चैनल पे सिर्फ हमारा नोटिफिकेशन आता है कि हमारी एक्टिविटी क्या है, वहां पर आप बात नहीं कर पाओगे। तो जरा ध्यान रखना, ग्रुप आपको ऐड करना है, चैनल नहीं करना है। अगर करोगे तो वहां पर आप बात नहीं कर पाओगे, ये आप जरा ध्यान रखना। हाँ, तो ग्रुप वाला लिंक ऐड करना, चैनल वाला नहीं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में जो बात की गई है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल फाइंड p1 p0 p -2। खत्म बात। हाँ, कुछ ही नहीं दिया है। मतलब इन्होंने ये कहा कि एक px दिया गया है x3, ये 2 का हम फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। इन्होंने कहा हर एक पॉलिनोमियल के लिए आपको 3 चीजें बतानी है। क्या बताना है? p1 p0 p -2, ये बताना है। p1 p0 p -2 हर एक पॉलिनोमियल के बताना है। तो ये हम पहला फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगर मैं कहूं p1 बताना है आपको, तो आप x की जगह पे 1 पुट करोगे, क्योंकि हमने x की जगह क्या पुट किया 1, तो इसका आंसर आएगा 1।
ओके फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं P2 की बात करनी है, सॉरी P0 आपको फाइंड करना है ना, तो आप यहाँ क्या फाइंड करो, 0 पुट करो, तो आप कहोगे सर 0 क्यूब मतलब 0 आंसर आएगा, P0 पर 0 हो गया। और फिर हम बात करेंगे, यहाँ पर हम लोग फिर से बात करेंगे क्या, P-2 के लिए सॉल्व कराना है, तो आप देखोगे -2 का होल क्यूब, और ये कितना होता है, -8 होता है, ये आपका हो गया आंसर। सिंपल, नो प्रॉब्लम। इवन पावर है, सॉरी ऑड पावर है तो निगेटिव आंसर आएगा, निगेटिव आ गया, 2 का क्यूब 8 होता है, आपको पता होगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पॉलिनोमियल 2 हमको दिया हुआ है, पी वाई हमको दे दिया गया है, एक मिनट, वाई स्क्वायर -2y + 5, वाई स्क्वायर -2y + 5। ओके स्टूडेंट्स, यही दिया हुआ है -y²। हाँ अच्छा, ये प्लस में है, तो हमको P1 P0 P-2 फाइंड करना है, तो हम सबसे पहले P1 फाइंड करेंगे। तो 1 स्क्वायर -2 × 1 + 5, मतलब आप देखोगे 1 - 2 + 5, 5 1 6 -4 हो गया, ये लो हमारे पास P1 आ गया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट फिर से P0 बताना है, तो आप देखोगे 0 का स्क्वायर -2 × 0 + 5, सो 0 - 0 + 5, आप देखोगे कितना आ गया, 5 आ गया। बताओ सही है। फिर उसके बाद P-2 फाइंड कर लेना है, ये वाली वैल्यू, तो y की जगह 2 पुट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, -2y स्क्वायर -2 × -2 + 5, सो 4 -+ 4 + 5, टोटल हो गया हमारे पास 13। बताओ कोई प्रॉब्लम आई यहाँ तक? सब की सब वैल्यू कितनी इजी है, सब की सब वैल्यू आराम से फाइंड हो रही। यही क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं। इनको आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो और कुछ भी इसमें झंझट नहीं है। दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन में px = x⁴ -2x² - x। इसको आपको खुद से सॉल्व करना है। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है, इफ द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 12। इन्होंने कहा वैल्यू दे दी है आपको, वैल्यू कितनी दे दी है, फॉर m-2 के लिए, m = 2 के लिए वैल्यू दे दी है, तो बताओ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a कितना आएगा ये बताना है आपको, है ना। चलो देख लेते हैं, इनको रफ करना पड़ेगा पहले, भाई साहब को फुल हो गए हैं, तो जरा आपको कुछ माइंड में काम करता है, वैल्यू भी दे दी इन्होंने और कुछ बोला भी नहीं, हाँ, तो वो a कैसे फाइंड होगा, सिर्फ वैल्यू दे देने से काम चलेगा? बिल्कुल चलेगा, देखते हैं कैसे चलता है। तो इन्होंने कहा कि m³ + pm + a, m³ + pm, सॉरी कितना दिया हुआ है, 2m + a। ये आपको एक टाइप का क्या दे दिया, pm दे दिया, एक फंक्शन दे दिया, m में एक फंक्शन है। फिर उसके बाद ये समझो जरा, इन्होंने कहा कि m = 2 अगर रखते हो, ठीक है, अगर रखते हो तो आपकी जो वैल्यू ऑफ फंक्शन आएगी वो आएगी 12। ओके फ्रेंड्स, कितना आने वाली है, 12 आने वाली है। अगर मैं ये कहूं कि मैंने यहां पर p की जगह 2 रखा, तो ये जो सॉल्व होकर आएगा वो कितना आएगा, 12 आएगा। जरा समझते हैं, हाँ, तो मैंने यहां जरा रखो, देखो यहां पे क्या रख दिया, 2³ + 2 × 2, a की वैल्यू तो पता नहीं, हम नहीं रखेंगे, तो इसकी वैल्यू जो आने वाली थी वो कितनी आने वाली थी, 12 आने वाली थी। ऐसा इन्होंने कहा था ना, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, तो यही तो होता था वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जब हम लोग वैल्यू पुट कर देते तो जो आंसर आता था वही। तो ये कौन सा, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो ये हो गया 8 + 4 + a, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 12, और ये हो गया 12 + a। 12 को इधर ले और 12 - 12 = a, तो मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ये और ये कैंसिल आउट, प्लस माइनस कैंसिल आउट, तो a की वैल्यू आ गई 0। मीन्स वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल अगर 12 होता तो a की वैल्यू कितनी आती, 0 आती। ये हमारा हो गया सॉल्यूशंस। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आई यहां तक कहानी। अब चलेंगे आगे हम लोग, फॉर द पॉलिनोमियल इफ p - 1 = 7, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ m। इन्होंने बोला है, फिर से वही बात है, कुछ भी चेंज नहीं है, कि इन्होंने ना लैंग्वेज चेंज कर दिया और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में 3 का तो सिर्फ एक ही था ना, उसमें और कोई पार्ट नहीं था, तो समझो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है ये भी समझो।
एम एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ठीक, ये आपको एक पी एक्स में एक फंक्शन दिया गया है, एम एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एम एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ओके, फिर इन्होंने एक और बात कही है कि अगर हम लोग p -1 करते हैं तो उसकी जगह आता है 7। मतलब वही बात है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल दे दिया, जैसे पहले 12 दिया था, इस बार -7 दिया है। अच्छा, p1 कैसे निकाला जाता है, आपको पता है क्या? p1 कैसे निकालते हैं? p1 निकालने के लिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रख देना होता है, हमने रख दिया। m-1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 प्लस 3। आप देखोगे ये कितना के बराबर है? 7 के, तो यहाँ हो जाएगा m इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 3। तो ये क्या हो गया? m प्लस 5 को इधर ले आओ, 7 माइनस 5 मतलब m, तो ये कितना आ गया? m की वैल्यू 2 आ गई। स्टूडेंट्स क्लियर? समझ में आ गई बात? m की वैल्यू 2 आ गई यहाँ पर, और कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। तो इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, चुटकी चुटकी भर के क्वेश्चंस हैं, इसमें टीचर की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद से कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पहले से ही हो जाने चाहिए। अच्छा, डिवाइड द फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय द सेकंड पॉलिनोमियल, फाइंड द रिमाइंडर यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। बहुत अच्छी बात है, रिमाइंडर थ्योरम यूज करने को बोली है, और ये भी बोला है कि फाइंड द रिमाइंडर बाय द यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम को। तो देखो, फर्स्ट पॉलिनोमियल को सेकंड पॉलिनोमियल से डिवाइड करवाना है, जरा समझते हैं बात को। इन्होंने फर्स्ट पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9। इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कराना है कौन से पॉलिनोमियल से? x प्लस 1 से हमें डिवाइड कराना है। तो जरा समझो बात को, यहाँ पर मेरी x प्लस 1 हो गया। अभी अभी मैंने रिमाइंडर थ्योरम सिखाई थी स्टूडेंट्स, आपको बहुत ही प्यार से सिखाई थी। क्या सिखाया था रिमाइंडर थ्योरम? तो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम ये होता था, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता था रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग, कि यहां पर जो डिवाइजर होता था x प्लस 1, उसी से हम लोग एक x की वैल्यू निकालते थे। जैसे अगर x प्लस 1 दिया है तो x की वैल्यू -1 आएगी। क्यों? क्योंकि जो प्लस 1 होता था उसी का अपोजिट वैल्यू हम लोग लेते थे -1। ठीक है। अच्छा, रिमाइंडर थ्योरम निकालने के लिए आप क्या करोगे? जो ये क्या था? px समझो दिया हुआ था, ये जो पॉलिनोमियल था वो क्या था? px दिया हुआ था। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? p-1 पुट करेंगे। अभी इससे पहले यही सब काम करते आए हो, है ना? तो यहाँ x था, वहां -1 पुट कर देना है, और यहां पर आप देखोगे तो x स्क्वायर है तो -1 स्क्वायर माइनस 7 इंटू -1 प्लस 9। तो आप समझ जाओगे 1 प्लस 7 प्लस 9 मतलब कितना? मतलब 17। तो ये क्या हो गया? रिमाइंडर आ गया। देखो, बाय द रिमाइंडर थ्योरम बस इतना ही काम करना होता है। तो P1 अगर -1 पुट करते हैं हम लोग तो ये आता है 17, और यही आपका क्या है? रिमाइंडर है इस पूरे डिवीजन का। अगर आप डिवाइड करके देखोगे तो रिमाइंडर इतना ही आएगा। अच्छा, कुछ बच्चे संतुष्ट नहीं हुए होंगे, सर चेक करके देखें क्या रिमाइंडर आया, क्या रिमाइंडर आया। चलो चेक करते हैं। कौन से मेथड अप्लाई करते हैं? सिंथेटिक अप्लाई करते हैं। वही एक सस्ता और ईजी हमको लगता है टिकाऊ मेथड, है ना? सस्ता, टिकाऊ और मजबूत मेथड वही है। तो चलो देखो कैसे अप्लाई करते थे। मैंने कहा था एक लाइन ड्रॉ कर लेना, फर्स्ट रो सेकंड रो बना लेना। जैसे यहाँ पे कोफिशिएंट लिखे हुए हैं 1, -7 एंड 9। फिर उसके बाद में इसको डिवाइड किससे कराना था? x प्लस 1 से, तो इसका हम लोग -1 यहाँ लेते थे। फिर उसके बाद हमने आपको सिखाया होगा कि ये जो 1 था इसको आपको यहीं नोट कर लेना होता है, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं -1, इस वाले 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 1 1 जा 1 -1, फिर इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा -8, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? +8, और 9 और 8 कितना हो गया? 17। ये देखो, ये जो लास्ट नंबर आता था यही तो रिमाइंडर होता था। तो देखो 17 रिमाइंडर आ गया हमारे पास। यही क्या है स्टूडेंट्स? रिमाइंडर है। तो इस तरह से हमें कंफर्म हो गया कि मेथड जो चल रहा है वो बिल्कुल सही चल रहा है, हमें सबूत भी मिल गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन करेंगे 2x3। ओके, तो इसके लिए रिमाइंडर क्या बन के तैयार होगा? इस बार नंबर में रिमाइंडर नहीं आने वाला है, क्योंकि एक हमें प्लस वैल्यू लेनी पड़ेगी, प्लस a लेना पड़ेगा। तो देखते हैं उसको कैसे सॉल्यूशन बनेगा। चलो आ जाओ, देखो समझो। क्वेश्चंस को करना शुरू किया करो, सोचा मत करो कि कैसे होगा, बस करना शुरू करो। जो मेथड पता है बस उसी के अकॉर्डिंग करना शुरू करो, है ना? जैसे इन्होंने लिख दिया 2x3, px हमें दिया गया है 2x3 और -2x² प्लस ax माइनस a।
-2x² प्लस x माइनस ए, और इसको डिवाइड करवाया गया है x माइनस ए के साथ में। तो मैंने कहा था रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करनी रिमाइंडर थ्योरम अगर अप्लाई करनी है आपको, तो जो भी आपके पास में लिखा होता है डिवाइजर के अंदर वही आपको अपोजिट रख देना होता है। आ रही है कुछ बातें याद? तो x माइनस ए है तो x की वैल्यू प्लस ए लेनी पड़ेगी। तो आपको जो px दिया हुआ है उसकी वैल्यू फाइंड करो pa के साथ में। क्यों? क्योंकि x की जगह पे a रखना है। तो समझो इस बात को कि 2a³ माइनस 2a² माइनस a प्लस a माइनस a। ओके, तो यहां पर आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि प्लस ए और माइनस ए तो कैंसिल हो गया, बट इसका कुछ नहीं कर सकते। जब इसका कुछ नहीं कर सकते तो आप 2 और a² कॉमन ले पाओगे तो a माइनस 1 बचेगा। यही आपका रिमाइंडर होगा स्टूडेंट्स, यही आपका क्या है? रिमाइंडर है, और इसके आगे हम लोग बढ़ा नहीं सकते क्वेश्चन को। ठीक है, समझ में आई बातें यहाँ तक? आई होप यहाँ तक आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, तो आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 था। ओके, चलो, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल ऐसे ही दिया हुआ है, इजी है, आप करके देखना और फिर हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि हुआ या नहीं हुआ स्टूडेंट्स। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 5 के बाद में आ जाएंगे 6 के ऊपर। 6 में समझो क्या दिया हुआ है। तो इफ द पॉलिनोमियल दिस m ओके इज डिवाइडेड बाय y प्लस 2 एंड द रिमाइंडर इज 50, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब बताओ स्टूडेंट्स क्या करना चाहिए? हाँ, क्या करना चाहिए? जरा आपको कुछ बातें समझ में आई? जरा इसी थ्योरम को अच्छे से समझो। हाँ, तब हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। मैंने कहा कि अगर आपको कोई चीज़ डिवाइड करानी हो, ठीक है, जैसे आपको यहाँ से इससे डिवाइड करानी थी, तो आपको पता चल गया था कि इसका जो आंसर होता है वही रिमाइंडर होता है। इसका जो आंसर होता है वही रिमाइंडर होता है। ये बात आपको पता है कि नहीं? अब बस अगर ये पता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझो आपका सॉल्व। ओके, जरा आओ देखो क्या क्या दिया हुआ है, और बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है लेकिन अच्छे अच्छे लोग हिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको बेस नहीं तैयार होगा तो हिल जाओगे। देखो, इन्होंने कहा कि ये एक वैल्यू दे दी py, ये वाली y³ माइनस 5y² प्लस 7y और प्लस m, और ये डिवाइड होता है y प्लस 2 से। ओके, और डिवाइड होने के बाद में रिमाइंडर आता है 50। जरा ये भी समझना। तो रिमाइंडर कैसे आता था स्टूडेंट? जरा बताओगे रिमाइंडर कैसे आता था? रिमाइंडर आता था जो डिवाइजर की वैल्यू होती थी उसका एक अपोजिट वैल्यू हम लोग इसमें रखते थे। जैसे p-2 अगर रख दो आप इस वाले वैल्यू में, है ना, तो जो सॉल्यूशन बनकर तैयार होता था, जो सॉल्यूशन आता था वही रिमाइंडर होता था। तो यहां पर इन्होंने कहा कि रिमाइंडर जो है वो है 50। वो क्या है? 50 है। तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन यही रहा होगा। जब इसका सॉल्यूशन ये रहा होगा तभी तो रिमाइंडर आया है 50। इन्होंने क्वेश्चन में ही बोला ना, तो रिमाइंडर 50 हो गया, मतलब यही इसका सॉल्यूशन हो गया। अब इसका सॉल्यूशन कैसे आता था? p-2 करोगे तो जरा इसमें रखो p-2 की जगह पर आप कहोगे सर -2³ -5 -2² -7 इंटू -2 प्लस m, और इसी का आंसर कितना आने वाला है? 50 आने वाला है। यही चीज इतनी देर से सीखते आ रहे हैं। यहां देखोगे -8, यहां देखोगे 5 इंटू 4 आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 14 प्लस m इज इक्वल टू 50, और साथ ही साथ देखते चलो ये कितना हो गया? 20 -8 -20 प्लस 14 प्लस m इज इक्वल टू 50। जरा एक साथ सॉल्व करें क्या? कैसे? ये देखो -28 है, ये -28 है, प्लस 14 के साथ सॉल्व होगा तो -14 आंसर आएगा, और इज इक्वल टू 50। इसको उठा के उधर ले चलो तो 50 प्लस 14 मतलब कितना? 64। दैट इज योर आंसर। m की वैल्यू फाइंड करनी थी, m की वैल्यू कितनी आ गई? 64 आ गई। बताओ स्टूडेंट्स, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे डिस्कस करो। हाँ, कोई भी प्रॉब्लम है? नहीं है ना? चलते हैं आगे। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर x+3 इज फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस नॉट।
तो आपको फैक्टर थ्योरम का यूज करना है और ये बताना है कि इसका फैक्टर है या नहीं है। फैक्टर थ्योरम का अप्लाई करो और बताओ x+3 जो है वो इसका फैक्टर है या नहीं है। अरे इससे अच्छा क्वेश्चन कहाँ मिलेगा और कौन सा मिलेगा। मैंने क्या बताया था फैक्टर थ्योरम में, अगर आप x की वैल्यू पुट करते हो और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 आता है तो वो उसका फैक्टर है, और अगर नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है ना। ऐसे ही बताना है। चलो समझो। तो क्वेश्चन नंबर 7 इन्होंने हमसे ऐसा कहा कि x+3 ये वाला जो है इसका फैक्टर है कि नहीं बताओ। x² प्लस 2x माइनस 3, ये आपको एक px दिया हुआ है, तो इसका फैक्टर ये चीज है या नहीं है। तो कैसे बताएंगे, हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -3। क्यों? क्योंकि x+3 दिया है और x की वैल्यू इसका जस्ट अपोजिट ली जाती थी, जो उसके साथ में लिखा है +3 वही उसका -3 ले लेना है। तो जरा चेक करो क्या 0 आ रहा है। -3 पुट किया तो आप देखोगे -3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3 ये हो गया 9 -6 -3। आप देखो माइनस माइनस प्लस होता है तो 9 ये आ गया 0। मीन्स हम कह सकते हैं x+3 इज फैक्टर। और किसका फैक्टर? x² प्लस 2x माइनस 3 का फैक्टर। x+3 इज फैक्टर ऑफ x² प्लस 2x माइनस 3। ओके, बताओ कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत बताओ कहां पे प्रॉब्लम आई। बेटा इससे ज्यादा इजी कुछ नहीं मिलने वाला। ये हमने फैक्टर थ्योरम अप्लाई की है। अगर आपको याद हो तो हमने थ्योरी में सिर्फ इतनी बात बताई थी कि वैल्यू पुट करने से अगर 0 आता है तो आपका जो 0 आता है तो जो फैक्टर होगा वो उसका फैक्टर कहलाएगा। अगर 0 नहीं आता है तो ये जो फैक्टर था इसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 में बात करते हैं। x-2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब इन्होंने खुद ही कह दिया कि ये इसका फैक्टर है, और अगर फैक्टर है तो उसका आंसर 0 है। बताओ है कि नहीं? अगर फैक्टर है तभी तो 0 है उसका आंसर, अगर 0 नहीं होता तो फैक्टर नहीं होता। लेकिन इन्होंने तो खुद ही कह दिया दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, इसका मतलब उसका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा, है ना। समझो अब बातों को। तो क्वेश्चन में हमसे ये कहा है, क्वेश्चन नंबर 8, x-2 जो है वो उसका फैक्टर है। किसका फैक्टर है? px x³ माइनस mx² प्लस 10x माइनस 20 का फैक्टर है। तो जब बेटा फैक्टर है तो हम लोग क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू +2 करेंगे, क्योंकि ऊपर -2 दिया है तो +2। अगर फैक्टर है तो पुट करने से 0 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तभी तो फैक्टर कब होता था, जब इसकी वैल्यू पुट कर दो और 0 आ जाए तभी तो फैक्टर होता था। तो इन्होंने कहा था ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब हमें पता है कि ये वैल्यू रखने से 0 आने वाला है। अच्छा ये वैल्यू रखी है 0 आएगा, तो आप बताओ जरा इसका आंसर कितना बनेगा। तो इसकी जगह पे हम इसमें रखना शुरू करें तो बनेगा 2³ माइनस m² प्लस 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, माइनस 20 इज इक्वल टू 0। फिर समझो ये हो गया 8 माइनस m इंटू 4 प्लस 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये से ये कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया 8 माइनस m इंटू 4 इज इक्वल टू 0। तो 8 को उधर ले चलो, माइनस m इंटू 4 इज इक्वल टू -8। अब देखो -8 डिवाइड बाय -4, माइनस भी आ गया 4 भी आ गया, 4 2 = 8। m की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स? 2 आ गई। m की वैल्यू 2 मिल गई। इतने इजी क्वेश्चन हैं। अब इससे ज़्यादा इजी और क्या लोगे मार्केट से आप? हाँ, इससे ज़्यादा सस्ता कुछ मिलेगा क्या? नहीं ना। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर और समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कौन कौन सी बातें कही गई हैं और कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हम लोग। देखो समझो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये बोल रहे हैं ये लोग कि बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स डिटरमाइन वेदर qx इज अ फैक्टर px और नॉट। तो आपको बताना फैक्टर है या नहीं है। तो भाई वैल्यू पुट करो, 0 आया तो फैक्टर है, 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। क्या भाई घिसे की पीटे सवाल जो है बार बार रिपीट करके आ रहे हैं, बस क्वेश्चन चेंज हो रहा है। तो इससे बढ़िया एक ही क्वेश्चन में इन लोग पूछ लेते, क्यों बार बार वही काम करवा रहे हैं।
एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, ये पी एक्स दिया है। क्यू एक्स कितना दिया है स्टूडेंट्स? एक्स माइनस वन। समझ रहे हो बात को? तो जरा समझो, इस बात को भी समझो कि ये वाला जो है इसका फैक्टर है या नहीं, कैसे पता करोगे? तो एक्स माइनस वन दिया है तो आप क्या करो, पुट एक्स इज इक्वल टू वन, किसमें? इन पी एक्स। पी एक्स में पुट करो, तो कैसे पुट करोगे? पी की जगह एक्स की जगह वन पुट कर दो, वन क्यूब माइनस वन स्क्वायर माइनस वन माइनस वन। समझ रहे हो बात को? ये वन क्यूब हो गया, ये वन स्क्वायर हो गया, ये वन हो गया और ये वन हो गया। तो ये हो गया वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन, मतलब ये और ये तो कैंसिल हो गया, ये आ गया माइनस टू। क्या जीरो आया? क्या जीरो आया? नहीं आया। तो इसका मतलब x माइनस वन, ऐसे लिख दो डायरेक्ट, क्यू एक्स इज नॉट फैक्टर ऑफ पी एक्स। खत्म बात। ओके, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। तो दो ही पार्ट दिए हैं, एक पार्ट मैंने करके दिखाया, दूसरा वाला आप लोग खुद करके देखना आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलते हैं टेंथ बुक के ऊपर। टेंथ में क्या दिया हुआ है ये भी समझ लो। तो टेंथ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है x पावर 31 प्लस 31 इज डिवाइडेड बाय x प्लस वन, देन फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर फाइंड करना है बेटा, रिमाइंडर थ्योरम लगा लो। पी एक्स सपोज करो आपको ये दिया हुआ है x पावर 31 प्लस 31 और ये डिवाइड किया जाता है किससे? x प्लस वन से। तो हमने कहा कि क्यू एक्स से ये डिवाइड किया जा रहा है x प्लस वन। तो बेटा रिमाइंडर थ्योरम कैसे लगाते थे पता है आपको? आप जो जिससे डिवाइड करवा रहे हो उसी की वैल्यू पुट करो। x की प्लस वन है ना, तो x इज इक्वल टू माइनस वन पुट करो, जस्ट उसका अपोजिट वाला। किस में पुट करना है? पी एक्स में। तो जरा पुट करो और बताओ, जो भी वैल्यू आएगी वही रिमाइंडर होगा। क्यों? क्योंकि ये इसका डिवाइजर था और डिवाइजर की वैल्यू वहां से हमने x की निकाल के रखी है, तो इसका मतलब वो रिमाइंडर बनने वाला है। तो समझो p की x की जगह माइनस वन पुट किया, यहां हो गया माइनस वन 31 प्लस 31। वन की पावर चाहे जितनी भी हो आंसर वन ही आएगा। चलो वन आ गया, बट निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? आपसे कहा था अगर ऑड पावर है तो निगेटिव आएगा। तो देखो ये ऑड है तो आंसर निगेटिव आएगा और साथ में दिया है प्लस वन। तो ये कितना हो गया? 30 हो गया। तो मतलब यहां जो आंसर आया है वही क्या आया है? रिमाइंडर आया है। स्टूडेंट्स खत्म बातें हमारी। ओके, खत्म यहां तक बात, समझ में आ गई सारी चीजें। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में 10 के कुछ पार्ट हैं क्या? नहीं, 10 का कोई भी पार्ट नहीं है। सीधा चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर और समझते हैं क्या हमसे दिया गया, हमारे लिए दिया गया है। देखो, तो सो दैट m माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस। फिर से वही फैक्टर दे दिया है। फैक्टर कैसे आता था? अगर रखो वैल्यू जीरो आया तो फैक्टर, नहीं आया तो नहीं फैक्टर, है ना? देखो किसका? M21 माइनस वन का और M22 माइनस वन का। तो देखो बारी बारी हम बता दे रहे हैं। एक PM दिया गया है, क्या दिया गया? M21 माइनस वन और दूसरा PM दिया गया है M22 माइनस वन। ये दो टाइप के PM दिए गए हैं। आपसे बोला है कि M माइनस वन जो है वो इसका फैक्टर है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे? M की वैल्यू प्लस वन रखेंगे, ठीक है? तो जरा रखो P1, तो यहाँ हो गया 1 की पावर 21 माइनस वन। ये क्या आएगा? 1 आ जाएगा, मतलब ये तो हो गया 0। ये लो हो गया, मतलब ये इसका एक फैक्टर है, ठीक है? m माइनस वन इस वाले फंक्शन का फैक्टर है। जरा इसके लिए चेक कर लो। P1 1 की पावर 22 माइनस वन, किसके बाद चाहे जितनी हो जाए आंसर वन ही आएगा। यहाँ भी माइनस वन आ गया 0, मतलब ये इसका भी फैक्टर है। खत्म बातें, समझ रहे हो बातों को? अब चलते हैं 12 वाले के ऊपर। 12 में हमसे कहा जाता है x माइनस टू एंड x माइनस वन अपॉन टू बोथ आर द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इसके फैक्टर हैं। देन सो दैट m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 2। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो क्या अच्छी बात है? इन्होंने कहा कि ये दोनों ही फैक्टर हैं। किसके फैक्टर हैं स्टूडेंट? क्वेश्चन लॉन्ग जाएगा, जरा समझना। तो लॉन्ग जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको रफ कर लेते हैं, शुरू से समझाते हैं आपको। देखो x माइनस टू
एंड x माइनस 1/2, ये दोनों ही क्या है, बोथ आर फैक्टर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 किसके फैक्टर हैं बेटा, ये हैं nx² माइनस 5x प्लस m। और आपको मैंने कहा है कि अगर ये फैक्टर हैं तो इसका आंसर 0 आ रहा होगा, क्योंकि 0 आता है तभी तो फैक्टर होते हैं। उल्टा बोल लो अब कि ये फैक्टर है, इसका मतलब 0 आ रहा है। ठीक है, तो कैसे 0 आएगा, अगर हम पुट करें पुट x इज इक्वल टू 2, क्योंकि -2 दिया है तो हम +2 पुट करेंगे। तो समझो, सपोज करो ये एक px दिया था तो हमने क्या फाइंड कर लिया, p2 फाइंड कर लिया, और इसकी वैल्यू 0 है। इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। क्यों है, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, तभी तो आंसर, अगर फैक्टर है तो इसका मतलब 0 आना है। तो अब इसकी वैल्यू फाइंड करो, n 2² माइनस 5 इंटू 2 प्लस m इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हो गया 4n माइनस 10 प्लस m इज इक्वल टू 0। तो 4n प्लस m इज इक्वल टू 10, क्वेश्चन नंबर 1। ये इसीलिए कहा था कि लॉन्ग जाएगा, क्योंकि हम दो टाइप के फैक्टर दिए हैं, दो इक्वेशन बनेंगी, तभी m और n दोनों अलग अलग आएंगे, क्योंकि दो हमारे पास वेरिएबल दिए हुए हैं। अब अगेन पुट कराओ, अगेन पुट x इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि ये भी तो इसका फैक्टर है, और अगर फैक्टर है तो आंसर 0 आना चाहिए। तो जरा पुट कराओगे जैसे ही 1/2, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। अब पुट करा के चेक कर लो भाई, चेक क्या करना है, बस पुट करा देना है। तो n 1/2 होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस m इज इक्वल टू 0। तो आप देखोगे n 1/4 माइनस 5/2 प्लस m इज इक्वल टू 0। फिर आप यहाँ पर और समझ लो बातों को, कि अगर आप इसको उधर ले चलते हो तो n/4 आएगा प्लस m इज इक्वल टू 5/2 आ जाएगा, आएगा। फिर से और समझते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर ये ले लें एलसीएम, तो आप देखोगे तो आपके पास मिलेगा n प्लस 4m/4 इज इक्वल टू 5/2। इसको उठा के इधर भेजो तो आप देखोगे n प्लस 4m, 2 जब 4 हो जाएगा ना, 2 को उधर भेजो, सीधा 10 आ गया। ये हमारी हो गई कहानी खत्म, क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, आगे बात समझ में। अब जरा यहाँ पर एक और चीज़ समझते हैं। क्या समझना है, यहाँ पर यह समझना है कि आपको ना इसमें से एक चीज़ गायब करवा लेनी है। अगर आप यहाँ से गायब करवाओगे, देखो 4n है, यहाँ पर n है, यहाँ पर m है, यहाँ 4m है, कोई एक वैल्यू कांस्टेंट है, उसको मतलब इक्वल कर लो। जैसे यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 कर लो, और देखो 4 करने से क्या आंसर आ पाएगा, आएगा आंसर क्या। अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ समझो, अगर आप डायरेक्ट करोगे तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्यों नहीं कर पाओगे, मैं बताता हूं क्यों नहीं कर पाएंगे। इसको इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो n के साथ में है 4, वो यहाँ m के साथ में 4 दिख रहा होगा, और यहाँ जो m के साथ में है वो यहाँ n के साथ में 1 दिख रहा होगा। और ऐसी कंडीशंस के लिए हम लोग क्या करते थे, एक बार पहले ऐड करते थे, फिर एक बार सब्ट्रैक्ट करते थे। तो हम लोग वही काम करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐड 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करो। जरा ऐड करोगे तो देखो क्या आएगा, 5n प्लस 5m प्लस 20 इज इक्वल टू 20। कैसे किया, 4n प्लस n 5n, m प्लस m 4m 5m, और ये 10 और 10 20, 5 कॉमन लोगे, n प्लस m बचेगा, और ये कितना आ जाएगा 20। जैसे इसको डिवाइड में भेजोगे, n प्लस m इज इक्वल टू 20/5, 5 4 20, मतलब n प्लस m इज इक्वल टू 4। स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ये काम की इक्वेशन बनेगी। अब इसके अलावा एक और इक्वेशन बनाते हैं और समझते हैं वो क्या काम करेगी, है ना। देखो तो क्या करना है, अब हमको डिवाइड करा देना है। डिवाइड कैसे कराओगे, तो यहाँ पे डिवाइड कराने के लिए इक्वेशन लिखी थी 4m प्लस m इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन लिखी थी, इक्वेशन नंबर 1 थी। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट करो। 4n में से n माइनस होगा तो बचेगा 3n। ओके, m में से 4m माइनस होगा तो बचेगा माइनस 3m, और इज इक्वल टू में आ जाएगा क्या 0।
आएगा 0। फिर उसके बाद ये भी जरा बातें समझो कि जैसे ही 3 कॉमन लोगे तो n माइनस एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0/3, तो n माइनस एम इज इक्वल टू 0। बताओ क्लियर हुई बात। और एक और अच्छी बात मिल गई यहां पर कि n इज इक्वल टू m आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 4 बन गई। n जो है m का इक्वल है, और बुक में जरा समझो कि बुक में दिया था m इक्वल टू n इक्वल टू 2, तो मतलब इन दोनों के आंसर 2 आने चाहिए। और फिर कैसे आएगा, आप इक्वेशन नंबर 3 का यूज करो। फ्रॉम इक्वेशन 3 कैसे यूज करोगे, n जो है n का इक्वल है तो यहां पुट कर दो n प्लस n और इज इक्वल टू 4, तो ये क्या हो गया 2n इज इक्वल टू 4, तो n इज इक्वल टू 4/2, 2 2 जा 4, मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 2 आ गई। 2 आ गई n की वैल्यू, और जब n की वैल्यू 2 है तो क्या हम लोग इसमें ऐसे नहीं लिख सकते m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 2, n की वैल्यू 2 है ना तो m की वैल्यू भी 2 ही आएगी। खत्म हो गई बात। ऐसे सॉल्यूशन करना था, ठीक है। ये बात पकड़ पाना बहुत जरूरी था कि n के साथ में 4 लिखा है तो दूसरी इक्वेशन में m के साथ 4 लिखा है, और m के साथ में जो 1 लिखा था वो यहाँ पर n के साथ में 1 लिखा था। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो पहले एक बार ऐड कराया जाता है, फिर सब्ट्रैक्ट कराया जाता है, देन जो इक्वेशन बनती है तब सॉल्व किया जाता है। ये बात आपको पता रहनी चाहिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन पूरी तरह से प्रूफ हो चुका है और अब आप इसको समझ लेना। अगर किसी को भी नहीं समझ में आया, एक बार वीडियो को फिर से रिटर्न घुमाओ और फिर से एक बार समझ कर देखो क्या आ रहा है। अगर तब भी नहीं आ रहा है तब आप हमसे कमेंट करके बता सकते हो कि सर प्रॉब्लम है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। 13 का फर्स्ट पार्ट में px इज इक्वल टू 2x प्लस 5 देन p2 p माइनस 2 फाइंड करना। px जो दिया हुआ है वो दिया है 2 प्लस 5x और कहा है कि p2 p माइनस 2 एंड p1 फाइंड करो कितना आएगा। चलो बेटा फाइंड करो, शुरू करो। तो हम लोग p2 पहले फाइंड करेंगे, तो x की जगह पे 2 रखना है तो यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 2, 2 प्लस 10 मतलब 12, इसकी वैल्यू तो 12 आ गई। p माइनस 2 भी फाइंड कर सकते हो, कितना आ रहा है बता दिए होगे अब तक तो आंसर। p माइनस 2, 2 प्लस 5 इंटू माइनस 2, तो 2 माइनस 10 माइनस 8। बताओ क्लियर है। यहाँ पर ये वैल्यू हो गई, यहाँ पर ये वैल्यू हो गई। फिर उसके बाद में p1 2 प्लस 5 इंटू 1, 2 प्लस 5 मतलब 7 p1। क्लियर। अब इन सबको जोड़ देना है क्योंकि यहाँ देखो सब प्लस 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 लगा है। तो p2 की वैल्यू कितनी लिखी हमने, हम लोग लिख लेते हैं चलो पहले एक बार। p2 प्लस p माइनस 2 प्लस p1, तो p2 की वैल्यू हमने लिखी 12, p माइनस 2 की वैल्यू लिखी -8 और p1 की वैल्यू लिखी 7। तो आप देखोगे -8 प्लस 7 कितना आ गया 4 प्लस 7 मतलब 11 आंसर आ गया। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसकी जो सॉल्यूशन आएगा वो इतना आएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। px इतना दिया है तो p 5√3 फाइंड करो। बेटा अगर इतना कर लिए हो, 11 को 13 तक मैंने लगवा दिया है, तो अब बताओ क्या ये अकेला एकमात्र क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। जब इतने बड़े बड़े करके आ चुके हैं, समझ के आ चुके हो, तो ये क्वेश्चन अब आपको कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, तो आज का सेशन हमने यहाँ तक कंप्लीट किया। प्रैक्टिस सेट 3.5 भी हमारी खत्म हो गई। आज हमने डबल प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर ली है। छोटी छोटी एक्सरसाइज थी इसीलिए डबल हो चुका है। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। जाते जाते एक नोटिफिकेशन दे देते हैं आपको, जितने भी लोग यहाँ पर नए आए हो, हमारे साथ नए जुड़े हो, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ इस सेशन को शेयर करना सबके साथ में। और जितने लोगों को भी ये चीजें अच्छी लगी, कुछ सीखने को मिला है, तो वो लोग सेशन को लाइक जरूर करना भूलना मत। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।